आर्टिकल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं, उनको एक शेड्यूल के अंदर, ये इन शेड्यूल्स के अंदर डाल दिया जाता है। ये शेड्यूल क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको बताते हैं, और इनका थोड़ा अलग ही पर्पस होता है। तो शेड्यूल के बारे में हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से, नहीं तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पुराने टाइम से ये देखें तो 4 शेड्यूल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल से, कि प्रीएम्बल क्या होता है। ओके, तो उससे पहले अगर देखें आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुल मिला के 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्यों इन्हें पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक की तरह समझे, जैसे पॉलिटी की एक बुक होती है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, और ये जो 22 पार्ट्स है उसे आप 22 चैप्टर्स की तरह समझे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक पार्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। एक पार्ट एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे डील करता है। ओके, और हर पार्ट्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स आएंगे जो उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसीलिए हर पार्ट का एक अपना ही इम्पॉर्टेंस है, और उन पार्ट के अंदर जो आर्टिकल है वो किसी एक तरह के सब्जेक्ट को डील करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीएम्बल से, कि प्रीएम्बल क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीएम्बल का। ओके, तो हम प्रीएम्बल देखें तो प्रीएम्बल का जो टेक्स्ट मिलेगा वो यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा जो है वो प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअल में ये प्रीएम्बल होता क्या है, जब आप किसी बुक को खोलते होंगे तो बुक के पहले जो पन्ने होते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है, एक तरह से कहें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उससे लिखा जाता है द प्रीफेस। मतलब जो पूरा बुक किस बारे में है, पूरा बुक का एक जो सार होता है वो द प्रीफेस में लिखा हुआ रहता है। उसी तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल मकसद क्या है, ठीक है, वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ रहता है। तो जब नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल जो ऑब्जेक्टिव हम कर सकते हैं वो क्या होगा, और उसी को बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके ये प्रीएम्बल के रूप में ला दिया गया। तो प्रीएम्बल क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ तो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो यहाँ पे क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है, मतलब हम कौन है, इंडिया के पीपल, इंडिया के लोग। तो यहाँ पे क्या है कि प्रीएम्बल ये डिफाइन कर देता है कि सारी की सारी जो पावर है वो यहाँ के लोगों के पास है और ना ही किसी और लोगों के पास है। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, ये रिजॉल्व कर रहे हैं, ये दृढ़ निश्चय एक तरह से कर रहे हैं कि इंडिया को वो किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंस्टिट्यूट करना चाहते हैं, एक सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। ओके, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का अलग अलग मतलब है। सोवरिन का मतलब है कि हमारे से ऊपर कोई और सुप्रीम नहीं होगा, यहाँ के लोगों से ऊपर कोई सुप्रीम नहीं होगा जो हम पे रूल करेगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम थोड़े सोशल होंगे, हम लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। सेक्युलर का मतलब होता है कि हम किसी भी रिलीजन को ज़्यादा महत्ता नहीं देंगे, किसी को कम महत्ता नहीं देंगे, सबको या बराबर देंगे या तो किसी को कुछ नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो रूल है वो डेमोक्रेसी है यहाँ पे। ओके, और रिपब्लिक का मतलब है जो हेड चुना जाएगा वो एक इलेक्टेड हेड होगा, और जब सारी की सारी जो पावर है वो यहाँ के सिटीजन के पास होगी। उसके अलावे ये जो प्रीएम्बल है वो सारे सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करता है, हर तरह की जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करता है, लिबर्टी देता है, स्वतंत्रता देता है, सोचने की आज़ादी है, बिलीव करने की है, वर्शिप करने की है, इक्वालिटी देता है, और फ्रेटर्निटी देता है, मतलब कि हम सभी को मिलजुल कर भाईचारे की तरह काम करना होगा। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है, और ख़ुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे देती है। ओके, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन अगर हम कहें तो 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जो फोर्स में आया था जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 26 जनवरी 1949 को आया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रीएम्बल है ये यही कहता है कि सारी की सारी पावर जो है वो लोगों के पास है। जो इंडिया होगी वो किस तरह की होगी, वो सोवरीन होगी, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करेगी, वो सेक्युलर होगी, वो रिपब्लिक होगी, डेमोक्रेटिक होगी, और यहाँ के लोगों को वो क्या सिक्योर करेगी, तो वहाँ के लोगों को वो जस्टिस देगी, हर तरह की इक्वालिटी देगी, लिबर्टी देगी, और सारे लोगों के बीच एक फ्रेटर्निटी की भावना जो है वो देगी। तो प्रीएम्बल में हम देख सकते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को किस तरह का बनाना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रीएम्बल में दी गई है। तो इससे समझ में आता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का कितना जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो ये था प्रीएम्बल।
उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं तो हमें दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुल मिला के 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर पार्ट्स कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करता है और उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स जो है वो आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 1 जो है वो कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो क्या है, इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में जो इंडिया के जो पार्ट होंगे, इंडिया की जो टेरिटरी होगी, इंडिया का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इंडिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इन सब चीज़ों को जो है पार्ट 1 के अंदर डिफाइन किया गया है कि इंडिया की बाउंड्री क्या होगी, इंडिया के अंदर कितने क्षेत्र आएंगे जिस पर इंडिया के लोग जो है वो रूल करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखें तो पहला जो पार्ट आता है वो इंडिया के टेरिटरी से रिलेटेड आ जाता है, इंडिया की एरिया के रिलेटेड आ जाता है। इसमें जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 1 to 4 जो है वो ऐड किया गया है, मतलब इसमें 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें डिफाइन किया गया है कि यूनियन की जो टेरिटरी होगी वो क्या होगी और उनके नाम क्या क्या होंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया एक्चुअल में है क्या। तो इंडिया एक यूनियन है। किसका यूनियन है? तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, उन स्टेट्स को मिलकर जो है वो इंडिया बनता है। ओके, तो ये जो इंडिया है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहला चीज़ तो जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स वो आते हैं। उसके अलावा जितनी यूनियन टेरिटरीज है वो आती है। उसके अलावे वो हर एरिया जो कि इंडिया के द्वारा एक्वायर कर लिया गया हो, वो वॉर के सिचुएशन में या फिर किसी दूसरे एरिया को इंडिया के एरिया में शामिल कर लिया गया हो उस समय, तो उन सारी टेरिटरी को हम यूनियन की टेरिटरी जो है वो कह सकते हैं। तो आर्टिकल 1 जो है वो ये डिफाइन करता है कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी आएगी। ओके, आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर कोई नया स्टेट है जो कि इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, ठीक है, अगर उसको इंडिया के अंदर एडमिशन कर लेना है, मान लीजिए कि हम जो है भूटान को देख लेते हैं। अगर भूटान को इंडिया में अगर शामिल कर लिया जाएगा तो फिर उसको हम कहेंगे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। या फिर हम कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश कर लेते हैं जो कि पहले से इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता है। ओके, तो अगर हम मान लीजिए भूटान का एडमिशन करते हैं तो ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है कि किस तरह से जो दूसरा स्टेट है उसको एडमिशन किया जा सकता है और इंडिया जो है वो इसका एडमिशन कर सकता है। ओके, और ये पावर दी गई किसको गई है? ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कि अगर कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर ही जो स्टेट्स हैं उन्हें तोड़कर, उन्हें उनका एरिया को कम करके, उनके बाउंड्री को कम करके, ठीक है, अगर हम कोई नया स्टेट फॉर्म करते हैं इंडिया के अंदर ही, तो उन स्टेट को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को ही 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात हो गई, तो उत्तर प्रदेश को जब न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ये पावर किसके पास है? तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। ओके, ये पावर पार्लियामेंट आराम से, वो भी तो सिंपल मेजोरिटी के साथ, कोई भी नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, उसके बाउंड्री को जो है अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, उनके नाम को भी चेंज कर सकती है। और इसमें स्टेट्स का कोई कहना नहीं है, स्टेट इसमें कोई भी तरह का रोल अदा नहीं कर सकता है। और ये सारी जो चीज़ें ली गई है कि इनको अमेंड करने का जो पावर दिया गया है, इनके स्टेट एक नया स्टेट को अगर फॉर्म करना है एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करके, मतलब क्या, उत्तर प्रदेश को अगर हमको 2 स्टेट में डिवाइड करना है तो ये पावर किसको दिया गया है? ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई बाहर कोई दूसरा स्टेट है, कोई दूसरा कंट्री है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं आता है, जैसे कि हम कभी चाइना को अगर एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, चाइना के साथ हमारी वॉर होगी, हम पूरे चाइना को जीत लिए मान लीजिए, तो पूरा का पूरा चाइना अगर हम एडमिट करते हैं अपने इंडिया के अंदर, तो फिर ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये आर्टिकल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जब हम कोई नए स्टेट को, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसे अगर हम एडमिट करते हैं आर्टिकल 2 के अंदर, और आर्टिकल 3 के अंदर अगर हम कोई एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, न्यू स्टेट फॉर्म कर देते हैं, इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर देते हैं, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट इनके एरियाज को चेंज कर सकती है। ओके, तो ये था पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हमने पहले पार्ट में देखा कि इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की एरिया क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, कोई नया स्टेट कैसे यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को कैसे चेंज किया जा सकता है, कोई नए स्टेट उसी को तोड़कर जो है कैसे बनाए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 2 के अंदर है कि वो जो टेरिटरी है इंडिया की, उसके अंदर ये जो लोग होंगे, ठीक है, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। सिटीजनशिप क्या मतलब होता है, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब होता है, एक तरह से देख लें तो मेंबरशिप। इंडिया चूँकि एक नेशन है, एक कंट्री है, एक डेमोक्रेसी है, तो इसके अंदर इस नेशन के मेंबर कौन कौन होंगे, जो सही में इसके मेंबर होंगे, जो सही में इसके राइट्स को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं सिटीजन के राइट को, वो लेने के हकदार होंगे। कौन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, कौन बन सकता है, कौन यहाँ के राइट्स को ले सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो है एक सिटीजन्स को मिलती है, जबकि एक फॉरेनर को नहीं मिलती है। तो सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट हो जाता है। तो इन टेरिटरी में रहने वाले किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे मिल सकती है सिटीजनशिप, ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया है। ओके, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक जो है वो मेंशन है। तो एक्चुअल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था 1950 के टाइम पे, तो उस समय जो मेन बात यही कही गई थी कि जो भी यहाँ के नागरिक होंगे, जो भी इंडिया के अंदर जो है बाय बर्थ, अगर उनका यहाँ पे जन्म होता है तो वो उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर उनके अगर पेरेंट्स जो है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे अगर जन्मे हैं तो उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई लोग जो है, अगर कोई लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आ जाते हैं, या फिर कोई लोग इंडिया के कोई लोग पाकिस्तान चल जाते हैं और पाकिस्तान से वापस माइग्रेट होके आ जाते हैं, ओके, तो इस केस में उनको सिटीजनशिप क्या क्या मिल सकती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस थे वो पुराने थे, जो है ओल्ड हो चुके थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो आपको समझनी चाहिए वो है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है और सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर, ठीक है, लॉ बना के सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे हम सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड लॉ जो है वो बनाने का पावर जो दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 को काफ़ी टाइम जो है अमेंड किया गया, 1986 में, 1922 में, 2003 में और लेटेस्ट 2005 में। तो 2005 के अंदर जो अभी सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडेड है, उसके अंदर हम सिटीजनशिप कितनी तरह से ले सकते हैं। तो कुछ तरीके यहाँ बताए गए हैं, जैसे बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन करके, नेचुरलाइजेशन से, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर हमारा जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर हमारे पापा जो है, या फिर जो हमारे डिसेंट है, वह वंश है, ठीक है, वो अगर यहाँ रहते हो, या फिर हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे नेचुरलाइजेशन हो सकता है कि हम यहाँ इंडियन हो गए, या फिर कोई बाहर की टेरिटरी को अगर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, बाहर की कोई टेरिटरी को इंडिया में शामिल कर लिया जाता है, तो फिर वो जो लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये एक्ट थे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे पास किए गए थे। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, अभी हमने देखा पार्ट 1 में देखा कि इंडिया की टेरिटरी कौन कौन सी होगी, ओके, कौन कौन सी यहाँ पे टेरिटरी होगी। पार्ट 2 हमने देखा कि इन टेरिटरीज में रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें सिटीजनशिप किस तरह से मिल सकता है। अब पार्ट 3 जो है वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं जिन्हें सिटीजनशिप भी मिल गई, ठीक है, इन लोगों के पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, और वो जो राइट हैं, अधिकार हैं, वो कितने फंडामेंटल होंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि ये जो लोग हैं इनके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, मौलिक अधिकार क्या क्या है। ये अधिकार इतने ज़रूरी हैं कि इन्हें सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, और अगर छीनने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इन्हें छीन सकती है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच मेंशन्ड है, ओके, तो 12 से 35 के बीच मेंशन है। जबकि जो 12 और 13 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। जैसे आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को, कि यहाँ पे पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट में जो स्टेट टर्म यूज किया गया है उसका क्या मतलब होगा। तो स्टेट का मतलब होगा जुडिशरी छोड़कर सरकार की सारी बॉडी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आएगी। और
आर्टिकल 13 कहता है कि अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करती है, कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी ऑर्डर पास करती है, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट को छीनती है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो जुडिशरी के द्वारा उनको जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है, ठीक है, आर्टिकल 13। तो मेन जो आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से शुरू होता है, ठीक है। इसमें हम कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम देखेंगे। जैसे पहला होता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। मतलब लॉ के सामने सभी इक्वल है, कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा। मतलब क्या है कि लॉ सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होगा, चाहे वो किसी भी जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है क्या। इसका मतलब ये भी होता है कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि लॉ का ही रूल चलेगा। कि मान लीजिए कि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान, ठीक है, दोनों के द्वारा अगर कोई क्राइम होता है, दोनों के द्वारा अगर मर्डर हो जाता है, तो दोनों को ही एक ही लॉ के अंदर एक ही तरह की सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि जो अमीर इंसान है उसे कम सज़ा होगी, गरीब है उसे ज़्यादा सज़ा होगी। तो किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉ सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होगी। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एक प्रेसिडेंट और एक आम इंसान, ठीक है, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रेसिडेंट पे बहुत सारे लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ कोर्ट जो है वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती है। तो इनको बहुत सारी सेफ्टी जो है वो दी गई है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस सिर्फ एक्सेप्शंस ही होते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यही हो गया, लॉ के सामने सभी बराबर है। तो अगला आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि इन सारी चीज़ों के फैक्टर्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेदभाव ना किया जाए क्योंकि वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर किसी रेस से, कास्ट, सेक्स, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से। मतलब क्या है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या फिर कोई काला है, कोई गोरा है, या फिर कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई मेल है, फीमेल है, या फिर कोई कोई हैदराबाद में जन्मा है, कोई लखनऊ में जन्मा है। तो इन सारी चीज़ों से किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। इसे आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है, इसे ख़त्म करता है कि इस तरह का कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल 16 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जितने भी केसेस होते हैं जहाँ पे हमें रोज़गार मिलता है, वो भी तो स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो स्टेट हमें जितने भी रोज़गार देती है, गवर्नमेंट हमें जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देता है, जो रोज़गार देता है, इन मैटर्स पर इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के केस में जो सरकार है वो किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं करेगी। अपॉर्चुनिटी का क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसी आर्टिकल 16 में ही लिखा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सरकार प्रोविजंस बना सकती है। और भी अदर जो बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी, उनसे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस है। उसके अलावा वीमेन को एम्पावर करने के लिए भी और उनको एम्पावर करने के लिए भी उनको भी कुछ अलग एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, ताकि इन लोगों का क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शंस है, ओके, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर ही आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है। अनटचेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जानी चाहिए। अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है कि कुछ लोगों को जो कि किसी पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इसी कारण से उन्हें टच नहीं करना, ठीक है, उन्हें अछूत मानना कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अनटचेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि मैं अगर किसी इंसान को छूने से मना कर दूं, क्योंकि वो उसे कोई बीमारी है, ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं आता। अनटचेबिलिटी के अंदर सिर्फ यही आता है कि अगर मैं किसी पर्सन को छूने से इनकार कर दूं, उसे टच करने से इनकार कर दूं, क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूट की जाती थी, ओके, तो उसका सिर्फ एवोल्यूशन होना चाहिए। वो आर्टिकल 17 पूरा का पूरा कहता है, और इससे रिलेटेड जो लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकती है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमें कि वो 6 तरह की जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे फ्रीडम जो है वो हमें देता है।
यहाँ पे कुछ फ्रीडम देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास बोलने की आज़ादी है, हमारे पास मूवमेंट की आज़ादी है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम कहीं भी किसी भी प्लेस में जो है डिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी व्यापार जो है वो चला सकते हैं। तो इसमें 6 तरह की कुल राइट जो है वो दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि हम सभी के पास बोलने का अधिकार है, हम सभी बोल सकते हैं, सही तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो राइट्स है वो आर्टिकल 19 के अंदर है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें देता है लाइफ की का प्रोटेक्शन, कि हम सभी को जिंदा रहने का अधिकार है, ठीक है, लाइफ जीने का अधिकार है। और जो पर्सनल लिबर्टी होती है, जो आज़ादी होती है, लाइफ को अच्छे से जीने की जो आज़ादी होती है, ह्यूमन डिग्निटी, जो हम प्रतिष्ठा से जी सकते हैं, अपने मान सम्मान के साथ जो है वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 हमें देता है। ओके, ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट जो है लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब किसी भी पर्सन को अगर उसके लाइफ से वंचित करना है तो एक लॉ के द्वारा ही जो है वो वंचित किया जा सकता है। ओके, बाय प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, तो लॉ बनाकर ही किसी को उसके लाइफ से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये दोनों जो है ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग होती है, जो उनकी खरीद बिक्री होती है, ठीक है, जो उनकी खरीद बिक्री होती है, ओके, इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं, वैश्यां जो होती है, उनकी भी खरीद बिक्री की जाती है। तो इसका प्रोहिबिशन होना चाहिए, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, बैन लग जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो फोर्स लेबर होती है, ठीक है, फोर्स लेबर के अंदर बिगाड़ भी आती है। मतलब किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना, उसके बदले उसे मजदूरी नहीं देना, या उसके बदले उसे कम मजदूरी देना, या फिर किसी के इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, ठीक है, उसके सामने ऐसी स्थिति खड़ी कर देना कि वो मजबूर है काम करने के लिए और उसे वेतन भी कम मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का प्रोहिबिशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकती है। उसके बाद आर्टिकल 24 जो ये है वो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो इसमें क्या है कि 14 साल से जो कम एज के बच्चे होते हैं, इनको जो हजारियस प्लेसेस होती है, जैसे कि फैक्ट्री, जैसे कि माइंस, इन सब में इनको रोजगार पे नहीं रखना, इन सबको यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या करता है, चिल्ड्रन का जो शोषण होता है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इससे ये जो आर्टिकल है वो बचाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं राइट टू रिलीजन के अंदर। तो आर्टिकल 25 हमें मिलता है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि हर किसी के पास ये फ्रीडम होगा कि वो उसकी जो रिलीजन है उसको कंसाइंस कर सकता है, उसको वो बिलीव कर सकता है, अपने साथ गॉड खुद को अपने गॉड के साथ जो उनका जो रिलेशन है उसको वो किस तरह से मोल्ड कर सकता है, ठीक है, उसके लिए वो फ्री होगा। वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, उसे वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसे वो साथ साथ प्रोपागेट भी कर सकता है। ओके, मतलब प्रोफेस करने का क्या मतलब है? प्रोफेस करने का मतलब है कि उसको कि वो जो रिलीजन है उसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ वो दूसरों तक वो जो है रिलीजन को प्रोपागेट कर सकता है। इस तरह की जो फ्रीडम मिली है वो आर्टिकल 25 के अंदर मिली है, ठीक है। उसके अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो अलग अलग तरह की रिलीजन जो है वो पाई जाती है, और माइनॉरिटीज़ की बात करें तो अलग अलग तरह की माइनॉरिटी हमें देखने को मिलेगी। रिलीजियस माइनॉरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी देखने को मिलेगी कि बहुत सारे लैंग्वेज जो है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज होते हैं, बहुत कम लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, तो इससे उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सरकार कर सकती है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट जो है किया जा सकता है। इसमें जो मेन बातें की गई है वो यही की गई है कि इसमें जो मेन बात की गई है वो ये की गई है कि हर माइनॉरिटी का अपना लैंग्वेज होता है, अपना कल्चर होता है, अपना स्क्रिप्ट होता है, और उन सबको जो है वो खुद को उनको वो प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये आर्टिकल 29 कहता है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटी के राइट से रिलेटेड है कि ये माइनॉरिटी का ही राइट होगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टेट इनको ऐसा करने से रोकेगी नहीं। मतलब सरकार इनको
अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें वो अपनी जो है अपने तरीके से उसे एडमिनिस्टर करेंगे, अपने हिसाब से वो इस्टेब्लिश करेंगे और चलाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उनको चलाने का जो है अधिकार आर्टिकल 30 देता है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को की हम बात करें, जिसके बिना फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखा ही रह सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रह सकता है, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या जब भी हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं, कि अगर हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्स में नहीं है, इनका वायलेशन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट जो है जारी कर सकता है। तो हम अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि ये हमें रेमेडी देता है, ये हमें उपचार देता है हमारे फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। मतलब जब भी हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 के अंदर और हम उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, उन्हें लागू करवा सकते हैं। ओके, तो ये हमें एम्पावर करता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट की को हम देखें तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। ओके, तो पार्ट 3 जो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स की बात की, हमारा फंडामेंटल राइट क्या होगा। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो जो है वो ये कहता है डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि DPSP के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये क्या कहता है कि अभी हमने देखा पार्ट 3 में कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, और उसके बाद जो पार्ट 4 है वो ये कहता है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, जब भी कोई लॉ फ्रेम करेगी, जब भी कोई रूल जारी करेगी, ओके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रूल हो, चाहे वो कोई भी पॉलिसी जो बना रही हो, उन पॉलिसी को, उन लॉ को बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल्स होंगे, जिन प्रिंसिपल्स का वो यूज करेगी अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए, और ये प्रिंसिपल्स किस चीज़ का काम करेंगे, ये प्रिंसिपल डायरेक्शन का काम करेंगे। स्टेट को वो एक डायरेक्शन देंगे कि स्टेट को किस तरह, स्टेट को पॉलिसी बनाने टाइम किन किन प्रिंसिपल्स को जो है यूज करना चाहिए। वो सारे प्रिंसिपल जो है, वो सारे डायरेक्टरी प्रिंसिपल जो है वो इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल इसमें मेंशन्ड है वो है आर्टिकल 36 to 51। तो 36 to 51 जो आर्टिकल है वो पार्ट 4 के अंदर आता है। अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो हमने देखा कि आर्टिकल 32 के अंदर अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से कहें तो इन्फोर्सेबल है, कोर्ट के द्वारा हम इन्फोर्स करा सकते हैं इसको, ठीक है, फोर्स में करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर स्टेट पॉलिसी बनाते समय इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज नहीं भी करती है तो हम जुडिशरी का सहारा नहीं ले सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो इन पॉलिसीज, जो पॉलिसी वो बना रही है उसमें वो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल बताए गए हैं वो इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि स्टेट के पास इतना रिसोर्सेस ही नहीं है कि इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको वो अपनी पॉलिसी में डाल सके एक बार में, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके पास रिसोर्सेस होता जाएगा वैसे वैसे वो इन पॉलिसीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते जाएगी, और साथ साथ पब्लिक विल की भी ज़रूरत है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि जिनको इन्फोर्स कराने के लिए, जिन प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स कराने के लिए एक पब्लिक ओपिनियन होना ज़रूरी है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 44 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सिविल कोड का मतलब होता है एक नागरिक कोड का कोड। दैट मीन्स कि जो सिटीजन्स के लिए जो अलग अलग रूल बनाए जाते हैं अलग अलग रिलीजन को लेके, जैसे कि हम देखें हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड, तो हिंदू में इनका जो मैरिज का जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, तो वो अलग है। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग उनका लॉ अलग होता है, ठीक है। हिंदू का लॉ अलग होता है, डिवोर्स करने का जो लॉ है वो अलग है, ठीक है, मैरिज करने का जो लॉ है वो अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि चाहे वो कोई किसी भी रिलीजन को से क्यों ना बिलोंग करता हो, उनके लिए जो कोड है, उनके लिए जो लॉ है वो इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात करता है आर्टिकल 44। अब ये अगर इन्फोर्सेबल बना दिया जाए तो हमारा कंट्री तो चल ही नहीं पाएगा, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन भी जो है वो खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होना चाहिए, तो इसके जिसमें समय लगेगा, ठीक है। और जब ऐसा होने की
का टाइम आएगा जब ऐसा लगेगा कि नहीं पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट हो रहा है, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर स्टेट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिटीजन्स के लिए अपना लेगी। ओके तो हाँ, हम पार्ट 4 में जो कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट का ये कर्तव्य होगा। स्टेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी जुडिशरी को छोड़कर, ओके, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही आते हैं। तो स्टेट का ये कर्तव्य होगा कि लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो एक सोशल ऑर्डर जो है वो सिक्योर करे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोगों के कल्याण की बात करी है, एक सोशलिज्म की बात की जा रही है कि सरकार को थोड़ा सोशल होना होगा, सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होगा। वो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें लोगों का कल्याण होना चाहिए। ओके, तो एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करे जहाँ सबको जस्टिस मिले, जहाँ पे सबको जो है जो जो अगर हम कहते हैं वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समान हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, एक परफेक्ट सोशल ऑर्डर जो है वो सिक्योर करने की यहाँ पे बात की गई है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को बताता है कि अगर हमारे कंट्री में देखें तो हमारे कंट्री में एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे विलेज पंचायत की बात की गई कि विलेज पंचायत से क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी डायरेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है कि यहाँ के लोग डायरेक्टली रूल कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर विलेज पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी पूरी की पूरी। गांधी जी का ही एक तरह का सपना था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, विलेज लेवल पे जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पंचायत इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। तो अभी अगर सिचुएशन देखिए तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया और फिर जो विलेज पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया गया, ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एग्जिस्टेंस दे दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 जो है वो साकार हो गया है। ठीक है, स्टेट ने इस विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करने में जो है पूरी अगर कहें तो पूरी ईमानदारी से काम कर लिया है। ओके, अगला आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 साल से कम एज के जितने भी बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए सरकार ध्यान में देगी। मतलब 6 साल से कम के जितने बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और उनके एजुकेशन के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों का जो एजुकेशन का राइट है वो अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होने के बाद से उनके पास जो है एजुकेशन का राइट है, लेकिन 6 साल से कम के बच्चे जो हैं उनके लिए सरकार ये करेगी, ये कदम उठाएगी, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है। ओके, आर्टिकल 46 की बात करें तो ये जो आर्टिकल है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और उसके अलावे जो अदर वीकर सेक्शन है जैसे कि ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये व्यवस्थाएं कर सकती है, इनको वो प्रमोट कर सकती है। ओके, आर्टिकल 50 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। तो जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। ओके, कुछ पब्लिक सर्विसेज में मतलब क्या है कि देखिए कुछ टाइम पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी का काम करती थी, एग्जीक्यूटिव ही मैजिस्ट्रेट बन जाती थी। कई जगह पर जो डीसी होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वही मैजिस्ट्रेट का भी काम करने लगते थे। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है वो जुडिशरी से अलग हो जाना चाहिए। तो एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है वो पास हुआ और उसके बाद से जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से सेपरेट हो गया। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 4A की। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं पिछले जो हमने स्लाइड में देखा था कि आर्टिकल 4 हमने देखा था, ये है आर्टिकल 4A। ये आर्टिकल 4A कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हर नागरिक का, हर सिटीजन का क्या ड्यूटी होगा अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। तो चूँकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास कुछ राइट्स है जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार है, उसके अलावा हमारी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए अपने नेशन के प्रति। ठीक है, तो उन ड्यूटीज़ को पार्ट 4A के अंदर रखा गया है और इसके अंदर जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है 51A। एक्चुअल में ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में के द्वारा। ओके, तो ये एक पास हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर कहें, एक नया पार्ट ऐड हो गया, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने इंपॉर्टेंस है? पहला चीज़ तो ये है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी बातें लिखी गई है जो है उसके अगेंस्ट जो सरकार जो है वो डायरेक्टली कोई एक्शन ले नहीं सकती है। ओके,
और इसमें क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है अगर इसे देखें तो पहला तो है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना है, उन्हें उनका पालन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी बातें हैं उनका अनुसरण करना है, उन्हें पालन करना है, उससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करके चलना है। उसके अलावे हमें रिस्पेक्ट देनी है नेशनल फ्लैग की, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, तिरंगा झंडा। उसके अलावा जो नेशनल एंथीम है हमारी, ओके, उसके अलावे हमें अपनी कंट्री को भी डिफेंड करना है, ओके। तो कंट्री जब समय आएगा, ठीक है, तो हमें अपनी कंट्री को बचाना भी है। इसके अलावा हमें हारमोनी को प्रमोट करना है और एक ब्रदरहुड की जो स्पिरिट होती है, एक भाईचारे का जो स्पिरिट होता है, ठीक है, उन्हें उसे भी सेफ गार्ड करना है। मतलब हम सभी को मिलजुल कर रहना है, भाई भाई की तरह रहना है, ओके। किसी तरह हमें जो हमारी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली जो होती चीज़ें होती है, जैसे कि किसी रिलीजन को लेके, किसी लैंग्वेज के लेके हमें फाइट नहीं करना है, ठीक है। हमें एक दूसरे में कॉमननेस ढूंढना है, एक ब्रदरहुड ढूंढना है, एक भाईचारे वाली जो फीलिंग होती है वो उसे प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगा अपने नेशन के लिए। अब देखते हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्ट 5 है उसके बाद आएगा पार्ट 6। तो पार्ट 5 जो है वो द यूनियन गवर्नमेंट को बताता है, ठीक है, और जो पार्ट 6 है वो स्टेट गवर्नमेंट को बताता है। तो यहाँ पे जो है पार्ट है वो लगातार है। तो पार्ट 5 जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 52 टू 151 तक जो है वो मेंशन है, काफ़ी लंबा आर्टिकल है। इस यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या जो है वो आते हैं इस पार्ट के अंदर। इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी आती है, मतलब पार्लियामेंट आती है, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है, मतलब हम कह सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, पार्ट 5 के अंदर ये आती है, ओके। तो इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 72, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, जिसका सारा का सारा काम होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, ओके। तो उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है और फिर एक अटॉर्नी जनरल भी होता है इंडिया का, वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है। उसके अलावे प्रेसिडेंट जब एब्सेंट हो तो प्रेसिडेंट के अलावे प्रेसिडेंट की जगह पे काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का भी रूल है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं इंडिया में। इस तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुल मिला के 5 पार्ट हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ये कहता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, वो क्षमा याचना दे सकता है। मतलब अगर कोई अपराध करता है, किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है या फिर किसी को कुछ सालों की सज़ा दे दी जाती है या फिर कोई पनिशमेंट दे दी जाती है, तो वो प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकता है और प्रेसिडेंट चाहे तो उसे पार्डन भी दे सकता है, ओके। ये आर्टिकल 72 के अंदर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 आता है, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल 74 ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, जो कि सारा का सारा फंक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल नहीं करता है। प्रेसिडेंट को रूल करने के लिए क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिससे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट को ऐड एंड एडवाइस देंगे। तो ये आर्टिकल 74 कहता है, क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को ऐड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड पे जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, जबकि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र के जो है एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद आर्टिकल 78 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट का ये ड्यूटी होगा कि वो आर्टिकल जो 74 है वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी होगा कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश कराए। मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के, या फिर कोई बिल अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास करने वाली है या पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो उनसे रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइम प्रेसिडेंट को देंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे, प्राइम मिनिस्टर को उन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को पहुँचाना होगा, ताकि प्रेसिडेंट जो है वो उसे भी समझ में आए कि यूनियन अफेयर्स जो है चल क्या रहा है, सारी चीज़ें जो है हो क्या रही है। ये आर्टिकल 78 के अंदर मेंशन है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 क्या कहता है, ये कहता है डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स को यहाँ डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मनी बिल का क्या मतलब होता है, एक्चुअल में क्या है मनी बिल से रिलेटेड, कि जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से,
ठीक है, जो कि इंडिया का एक तरह का कहीं एक ऐसा फंड है जिसमें सारे के सारे पैसे टैक्स से जितने भी पैसे आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, और जितने भी पैसे सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं वो भी वहीं से निकलते हैं। तो उनको निकालने के लिए वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल होनी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर मनी बिल वैसे बिल को कहा जाता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकालने हैं या फिर कोई टैक्स में कुछ कमी करनी है, टैक्स में कुछ चेंजेस करने हैं, उसके रेट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो मनी बिल के अंदर होगी। और मनी बिल का खासियत एक यही है कि मनी बिल जो है वो मनी बिल पर को राज्यसभा रोक नहीं सकती है। मनी बिल जब राज्यसभा में जाता है तो वो 14 दिन के अंदर जो वहाँ से पास होके आना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जब मनी बिल राज्यसभा के अंदर जाता है तो राज्यसभा उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर सकती है, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो उसे अप्रूव सिर्फ कर सकती है। और 14 दिन के अंदर जो है उन्हें वापस लौटा देना होता है। अगर 14 दिन के अंदर वो वापस नहीं लौटाती है तो वो बिल जो है वो पास समझा जाएगा, मतलब राज्यसभा के पास इससे रिलेटेड पावर नहीं है। ओके, अब आर्टिकल 111 क्या कहता है? एशियन टू द बिल। जब पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास हो जाता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के सहमति के लिए, और जब वो बिल प्रेसिडेंट के सहमति के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, वो उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, वो इस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो सारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास, ये आर्टिकल 111 में मेंशन्ड है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 112 आता है जो कि बजट को बताता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसके जगह पे किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देखते होंगे कि हर साल, ठीक है, हर साल लगभग फरवरी के एंड में एक बजट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाता है, ठीक है। और ये बजट हर साल किया जाता है कि एक साल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स के, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो उसका एक एस्टिमेट बना लिया जाता है और पार्लियामेंट के द्वारा उसे पास करा लिया जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है आर्टिकल 112 के अंदर। ओके, अब है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। और यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे होगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट, या ये गलती है। ओके, यहाँ पे ये गलती है। आर्टिकल 123 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि वो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक अध्यादेश, मतलब एक तरह का लॉ ही है ये। वो सारा लॉ जो पार्लियामेंट बना सकती है, वो सारा लॉ जो है वो प्रेसिडेंट भी चाहे तो वो पास कर सकता है, वो प्रेसिडेंट भी जारी कर सकता है, लेकिन तभी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। मतलब लोकसभा, राज्यसभा या दोनों ही अगर सेशन में नहीं होती है तो ये पावर प्रेसिडेंट के हाथों में है कि वो प्रेसिडेंट चाहे तो उसे वो कोई भी लॉ बना सकता है जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है, वो उसे जारी कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट जैसे ही दोबारा सेशन में आती है तो 6 हफ्तों के अंदर उसे इस लॉ को, इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लेना होता है या रिजेक्ट कर देना होता है। ओके, अब हम आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो है इंडिया की एक सुप्रीम कोर्ट होगी, तो उसके बारे में आर्टिकल 124 जो है वो बताता है। ओके, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और है वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है किसी लॉ के मैटर पे, कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है किसी लॉ के रिगार्डिंग कि ये लॉ का मतलब क्या होगा। ओके, तो वो सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है। ओके, मान लीजिए कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ पास कर लिया गया और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंसल्टेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी एडवाइस दिया जाएगा वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, मतलब प्रेसिडेंट जो है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ओके, अगला जो पार्ट है वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे फंक्शन करेगी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 152 टू 237 है। तो जो पहला आर्टिकल है हम देख सकते हैं आर्टिकल 152, ये थोड़ा जो है ये क्या कहता है कि स्टेट के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की बात यहाँ की जा रही है तो स्टेट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो ये आर्टिकल 152 सिर्फ यही कहता है कि
कि यहाँ पे जितनी जो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है वो उसमें जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये तो उसे वो एक्सक्लूड कर देता है। ओके, मतलब सारी की सारी प्रोविज़न जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 152 टू 237 तक चलता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 कहता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, कि ये गवर्नर का पावर होगा कि वो गवर्नर क्या कर सकता है, वो क्षमा याचना दे सकता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट क्षमा याचना दे सकता है, गवर्नर भी दे सकता है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। गवर्नर जो है वो स्टेट लॉ के अंदर अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो गवर्नर जो है वो क्षमा दे सकता है। अगर यूनियन लॉ के अंदर पनिशमेंट है तो प्रेसिडेंट क्षमा दे सकता है। गवर्नर मृत्युदंड होने पे, ठीक है, अगर डेथ का सेंटेंस है तो फिर गवर्नर इस पे जो है क्षमा नहीं दे सकता है, जबकि प्रेसिडेंट दे सकता है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 163 है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नर के हाथों में होती है, लेकिन वो नाम मात्र का गवर्नर होता है। गवर्नर जो है वो नाम मात्र का हेड होता है, जो असली पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में होती है, जिसे चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। और यही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देते हैं और उसी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर को मेनली काम करना पड़ता है। उसके बाद आर्टिकल 167 आता है। आर्टिकल 167 कहता है कि ये चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि वो गवर्नर को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन फर्निश करे, उसी तरह चीफ मिनिस्टर का भी ड्यूटी है कि वो गवर्नर को जो है सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करे कि जो स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, जितनी भी बातें हो रही है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई लेजिस्लेशन है, तो उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देने पड़ेंगे। गवर्नर कोई भी इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से मांगता है स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर कोई बिल से रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर को देने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल 167 इसी बारे में कहता है। और कुछ आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 169 जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 169 ये कहता है कि स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका क्रिएशन कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम देखें स्टेट की लेजिस्लेचर में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में है कुछ स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उसे क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उसके बाद चाहे तो पार्लियामेंट जो है उस स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकती है। और अगर उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबलिश करना है तो ये पावर भी इसी तरह जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 169 में ये जो तरीके हैं, तौर तरीके, ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 169 में। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 जो है वो ये कहता है एशन टू बिल्स बाय गवर्नर। जब कोई बिल स्टेट की लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर के पास पहुंच जाता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर चाहे तो वो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, वो इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या फिर वो इस बिल को प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए भी रिजर्व करके रख सकता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो आर्टिकल 200 में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 201 में है कि जब गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किसी बिल को अगर वो रिजर्व करके रख लेता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आर्टिकल 201 में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 कहता है कि ये गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। गवर्नर जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो जब स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो अगर सेशन में ना हो तो उनके जगह पर गवर्नर जो है वो एक लॉ पास कर सकता है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। और ये गवर्नर तभी कर सकता है जब वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, आर्टिकल 213 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 214 जो है वो बताता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगी, ठीक है, एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगी या एक से अधिक दो स्टेट के लिए भी हाई कोर्ट, या दो से अधिक स्टेट के लिए भी हाई कोर्ट हो सकती है। तो ये आर्टिकल 214 कहता है। उसके बाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो कुछ
खास तरह के रिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस जो रिट जारी करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। तो आर्टिकल 226 के तहत, तो अगर हम इसे आर्टिकल 32 से कंपेयर करें जो कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। तो रिट का मतलब यहाँ क्या होता है? रिट का मतलब होता है ऑर्डर से है, रिट का मतलब डायरेक्शन से है, जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास किस तरह का रिट जारी करने का पावर है, किस तरह का ऑर्डर जारी करने का पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले अगर देखें हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का पावर जो है वो ज़्यादा है। वो फंडामेंटल राइट के अलावे बहुत सारे और मैटर हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, या फिर कोई और लॉ हो गया, उससे रिलेटेड भी इन सारे मैटर्स पर भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कब जा सकते हैं? जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, और उन्हीं के लिए वो रिट जारी कर सकती है, उन्हीं के लिए वो ऑर्डर जारी कर सकती है ताकि उनका इन्फोर्सेबल हो सके। तो हाई कोर्ट के पास इस मैटर पे जो रिट जारी करने की पावर है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 6 हमने देखा था अभी, स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 क्या कहते हैं? ये जो पार्ट 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट बी स्टेट से बिलोंग करता था, ठीक है। ये जो पार्ट बी स्टेट है, पार्ट 7, ओके, ये इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1957 के द्वारा, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये आर्टिकल 238 को मेंशन करता था। तो एक्चुअल में ये पार्ट बी स्टेट्स क्या थे? तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिपेंडेंस को याद करें, तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में करीब 500 से अधिक जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके, जिन्हें एक प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था। तो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर ज्वाइन कराने के लिए, इंडिया के यूनियन के अंदर ज्वाइन कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है, ओके। तो जब इन्हें इंडिया यूनियन के अंदर इन्हें पार्टिसिपेट करना, जब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर मिलाया जा रहा था, तो फिर इनके जो प्रिंसेस थे, इनके जो हेड थे इन प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें एक तरह का एज्योरिटी जो है वो देना ज़रूरी था। तो पार्ट बी स्टेट्स में क्या था कि पार्ट बी स्टेट्स के जो हेड होते हैं, जैसे कि बाकी स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं, उसी तरह पार्ट बी स्टेट्स वो जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को मिला जुला के जो है कुछ स्टेट्स बनाए गए थे, जो कि पार्ट बी स्टेट्स के अंदर आते थे, जिनका जो हेड होता वो एक राज्य प्रमुख होता, जो कि उसी प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस है उनको बना दिया जाता था, ओके। तो और वो जो राज प्रमुख है उन्हें कुछ एक प्राइवेट पर्स दे दिया जाता था, ठीक है। उन्हें कुछ अमाउंट दे दिया जाता था जिन्हें वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। उन्हें कुछ बहुत तरह का जो है राइट, बहुत सारा अलग तरह का अधिकार जो है वो मिलता था, और थोड़ी रेगुलेशन जो है वो अलग थे पार्ट बी स्टेट से रिलेटेड, ओके। पार्ट 8 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज का मेंशन है, ओके। तो द यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो द यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, डायरेक्ट सेंटर के द्वारा चलाए जाते हैं, सेंट्रली, ओके। जबकि स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है स्टेट की, उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंटर के द्वारा डायरेक्टली इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पर भी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर, ओके। और ये आर्टिकल 239 से 242 के बीच जो है मेंशन किए गए हैं। तो जो आर्टिकल 239 है ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की, जो यूनियन टेरिटरी है इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, तो ये डायरेक्टली सेंटर के द्वारा चलाया जाएगा, ओके। आर्टिकल 239 ए कहता है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव लोकल जो लेजिस्लेचर है या कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो क्रिएट की जा सकती है। मतलब कि आर्टिकल 239 ए जो कि बाद में ऐड हुआ था, ये क्या कहता है कि कुछ यूनियन टेरिटरी में सेंटर चाहे तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा कुछ प्रबंध जो है वो कर सकता है, वहाँ पे इलेक्शन करवा सकता है, या फिर कोई लोकल लेजिस्लेचर जो है वो लगा सकता है, ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा स्मूथ
चल सके। ओके, उसके बाद आर्टिकल 241 आता है। आर्टिकल 241 कहता है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज होगी इनके लिए हाई कोर्ट का व्यवस्था करता है कि जो यूनियन टेरिटरी की जो होगी वो जिस स्टेट से एडज्वाइन होगी वो ठीक है, उन्हें उसी हाई कोर्ट से लिंक कर दिया जाएगा। जैसे कि पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी चारों तरफ से तमिलनाडु से घिरा हुआ है, तो पुदुचेरी के लिए जो हाई कोर्ट होगा वो तमिलनाडु का हाई कोर्ट होगा। ओके, तो सिर्फ दिल्ली ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक अलग हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। तो दिल्ली का अलग हाई कोर्ट है, फिर बावजूद इसके कि वो एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 जो है वो पंचायत को डील करता है। ठीक है, पंचायत के बारे में, जो विलेज पंचायत होते हैं उनका रूल रेगुलेशन कैसे चलना चाहिए, उनमें जो 3 टायर की जो गवर्नमेंट होती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, विलेज पंचायत, ठीक है, इंटरमीडिएट में जो पंचायत होती है, उसके बाद जिला परिषद जो होती है, तो ये सारे फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, इनसे रिगार्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 9 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 243 टू 243O। उसके बाद आता है पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9A जो है वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है कि जो नगर होते हैं, जो सिटी होती है, जो टाउन होती है, ठीक है, वहाँ पर जो लोकल रूल चलेगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो जैसे विलेज लेवल पे पंचायत होता है, उसी तरह अर्बन जो सिटी है उस लेवल पे म्यूनसिपालिटीज होती हैं। ओके, इसका मेंशन आर्टिकल 243 टू 243 ऑफ 243F होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा 243P टू 243ZG तक यहाँ पे मेंशन है। ओके, उसके बाद आते हैं पार्ट 9B। पार्ट 9B जो है वो द कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है कि पार्ट 9B ये कहता है, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो मतलब ये निकल के आता है कि जो वॉलंटरी फॉर्मेशन होता है, जो लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐड किया गया, ठीक है, जिसको पार्ट 9 में रखा गया है, जिसके अंदर क्या है कि स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो इनसे रिगार्डिंग प्रोविजंस बना सकते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस तरह से रूल करेंगे, कि इनका रेगुलेशन किस तरह से किया जाएगा, इनके जो मेंबर्स होंगे बोर्ड की, ठीक है, उनका इलेक्शन किस तरह से होगा, ये कितने सालों तक रहेंगे, इनके नंबर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, ताकि बिना किसी बाइस्ड मैनर के, ठीक है, स्मूथली ट्रांसपेरेंट मैनर में इनका जो है इनके बोर्ड्स मेंबर को चुना जा सके। इनसे रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है और इन्हीं सारी चीज़ों को पार्ट 9B में अच्छे से डिफाइन किया गया है। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पार्ट 10 है, ये पार्ट 10 ये कहता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से रिगार्डिंग जो है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 244 टू 244A में मेंशन्ड है। ओके, तो ये जो पार्ट 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसका क्या मतलब होता है और ये क्या कहता है। तो एक्चुअल में इंडिया में के केस में देखें तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतने ज़्यादा जो है डेवलप नहीं हुए हैं बाकी लोगों के मुकाबले, वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है और इनका डेवलपमेंट का जो रेट है वो बहुत ही धीमा है। ओके, तो उस तरह के कुछ एरियाज को शेड्यूल एरिया के अंदर रखा जाता है और उसके अलावा कुछ ट्राइबल एरिया जो है वो भी मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, तो आर्टिकल पहले 244 देख लेते हैं। आर्टिकल 244 क्या कहता है कि कुछ जो शेड्यूल एरिया होंगे और कुछ जो ट्राइबल एरिया होंगे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे चलाया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं शेड्यूल एरियाज़ की। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है और उन शेड्यूल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। ओके, तो उन स्पेशल प्रोविजंस के अंदर ही उन शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उनमें स्पेशल फोकस उनको दिया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट जो है वो उनका फास्टर रेट से डेवलपमेंट हो सके। तो शेड्यूल एरिया का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वैसा एरिया जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया हो। ठीक है, जबकि ट्राइबल एरिया में यहाँ पे कुल 4 स्टेट आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो स्टेट आते हैं वो आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चारों स्टेट के अंदर कुछ ट्राइबल एरिया जो है उन्हें डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। तो एक्चुअल में ये चारों स्टेट में जो ट्राइबल एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है,
वो बाकी ट्राइबल एरिया के मुकाबले जो है वो बाहर के लोगों से इतने ज़्यादा मिले घुले नहीं हैं। तो इनके कारण इनके चलते क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेंशन किया गया है ट्राइबल एरिया का इन चारों स्टेट के अंदर, ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और अच्छा हो सके। ओके, और उसके बाद जो आर्टिकल जो 244A है, 244A ये कहता है कि जो असम की जो ट्राइबल एरिया होगी, ठीक है, तो असम की कुछ जो ट्राइबल एरिया होगी उसके अंदर ऑटोनोमस स्टेट जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि असम की ट्राइबल एरिया के अंदर कुछ ऑटोनोमस स्टेट भी हो सकते हैं। ये ऑटोनोमस स्टेट क्या करेंगे, ऑटोनॉमी के साथ थोड़ा काम करेंगे, स्वशासन के साथ, मतलब थोड़ी उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी, थोड़े स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी बात है कि एक वहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर भी क्रिएट किया जा सकता है, और साथ साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। मतलब असम के अंदर जो है ट्राइबल एरिया के लिए एक अलग स्टेट, थोड़ा ऑटोनॉमसली वो जो है वो काम करेंगे। अब है कि पार्ट 11 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में डिस्कस करता है कि सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। ओके, ये आर्टिकल 245 टू 263 में मेंशन्ड है। ओके, तो जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन की, तो हमें अलग अलग फील्ड, अलग अलग जो है वो फैक्टर्स की ओर ध्यान देना होता है। अगर हम एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की बात करें या लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में आपको पता है कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट है उस पर जो लॉ मेकिंग पावर है वो सेंटर के पास है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉ मेकिंग पावर है वो स्टेट के पास है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही जो है लॉ बना सकते हैं। तो ये क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन होगा, कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दे दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट स्टेट को दे दिए गए हैं, दोनों अपने सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। ओके, इनके अलावे भी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ठीक है, इनके बीच का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा इन लोगों का, वो भी जो है इन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जिस सब्जेक्ट में वो लॉ बना सकते हैं उसी लॉ के को इन्फोर्स कराने का जो पावर है जो है वो इन्हीं को मिलेगा। ओके, इसके अलावे भी कुछ सेंटर स्टेट रिलेशन को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर या कोई एक मैटर पे जो है वो लॉ बना सकता है। ठीक है, अगर इसे नेशनल इंटरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ठीक है, तो अगर मैं 249 को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर देती है, वो ये कह देती है कि स्टेट लिस्ट के किसी एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, पूरे के पूरे नेशन के इंटरेस्ट में है, और उस मैटर पे पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट उस मैटर पे लॉ बना सकती है। ओके, इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं दो स्टेट के बीच में, कि कोई जो रिवर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर बहती है, तो स्टेट में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है, उनका कंट्रोल कैसे होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने का जो पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर इनको एडजुडिकेट कर सकती है, इनका सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है एक्ट इन्होंने पास कर दिया। इसके तहत क्या है कि कभी भी किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े कोई डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, एक ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। वो ट्राइब्यूनल क्या करेगी, वो इसका एक सॉल्यूशन निकालेगी, वो एक फ़ैसला सुनाएगी, और वो फैसला जो है वो दोनों स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स जो के बीच जो लड़ाई चल रही है उन पर वो बाइंडिंग होगी वो फैसले। तो आर्टिकल 262 का ये महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 क्या कहता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट कर सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या करेगी, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में, या एक स्टेट और दूसरा स्टेट के बीच में, या सारे स्टेट्स और सेंटर के बीच में तो हार्मोनी बना के रखेगी। एक हार्मोनियस जो फीलिंग होती है कि सभी जो है वो सही तरीके से एक तरीके से काम कर सके, ठीक है, हार्मोनी में काम कर सके, कोऑपरेशन के साथ काम कर सके, सहयोग के साथ काम कर सके, उनकी पॉलिसी जो है वो एक जैसी हो, ठीक है।
तो इसके लिए आर्टिकल 263 में एक प्रोविज़न है। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 12 की। पार्ट 12 जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसके बारे में बात करता है, और उसके अलावे कुछ लॉ, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसे हम फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट के अंदर जो है वो देख सकते हैं। ओके, ये आर्टिकल 264 से 300A तक जो है मेंशन्ड है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आर्टिकल 280। ओके, आर्टिकल 280 क्या कहता है? एक फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है। आर्टिकल 280 ये कहता है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है। ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगी? ये फाइनेंस कमीशन जो है वो ये काम करेगी कि सेंटर के द्वारा जितने भी टैक्स के द्वारा जो मनी जो अप्रोप्रिएट किया जाता है, मनी जो कलेक्ट किया जाता है, उन्हें सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग जो है वो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन जो है वो देती है। ओके, तो हर 5 साल में इसको क्रिएट किया जाता है। ये फाइनेंस कमीशन का काम लगभग 2 साल का होता है। फाइनेंस कमीशन 2 साल तक काम करती है, ठीक है। वो पूरा एस्टिमेट लगाती है, ठीक है। उसके बाद अपने रिकमेंडेशन जो है वो भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है आने वाले जो है 5 सालों तक। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन 5 सालों तक चलता है। ओके, तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो अभी कब तक काम करेगी? वो 1 से 2 सालों के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट देगी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 2020 से 2025 तक। ओके, तो ये 5 साल का टाइम पीरियड तक इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके बाद जो हम आर्टिकल देख सकते हैं वो है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A क्या है? वो ये कहता है राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट डिक्लेयर कर देता है। इससे पहले, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ओके, तो फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसे एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, या कहें एक स्टैच्यूटरी राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये अभी भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, लेकिन आर्टिकल 300A के अंदर क्या है कि किसी को भी उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, किसी को भी उसके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ बना के किसी को भी उसके प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो किसी को भी प्रॉपर्टी से वंचित कर सकती है बाय मेकिंग अ लॉ। ओके, अब देखते हैं पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 13 जो है वो कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने भी ट्रेड होगी, जितनी भी कॉमर्स होगी, ठीक है, जितनी भी इंटरकोर्स होगी, मतलब सामान की जो आवाजाही होती है, ठीक है, उसकी जो खरीद बिक्री होती है, जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है, जिसको इंटर स्टेट ट्रेड हम कर सकते हैं, या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड, कि एक स्टेट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल पार्ट 13 के अंदर मेंशन्ड है, और ये आर्टिकल 301 to 307 के बीच है। तो इसमें एक्चुअल में मैंने कोई आर्टिकल ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। मैं बस समझा देता हूँ इसमें कि इसमें यही कहा गया है कि जो इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स होगी इंडिया के अंदर, वो फ्री होगी। मतलब ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कुछ सामान ले जाना है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इस पर कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये क्या होगी, सारी फ्री होगी। लेकिन आगे के आर्टिकल्स में ये है थोड़ा कि पार्लियामेंट चाहे तो इन्हें रेगुलेट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इन्हें रेगुलेट कर सकती है, इन ट्रेड, कॉमर्स को, इंटरकोर्स को विद इन द लिमिट जो है वो रेगुलेट कर सकती है। तो यही प्रोविजंस है पार्ट 13 के अंदर। पार्ट 14 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 14 जो है ये कहता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सर्विसेज होगी उसको डिफाइन करता है, और इन सर्विसेज की रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी। ओके, ये आर्टिकल 308 to 323 के अंदर मेंशन्ड है। इसी के अंदर यूपीएससी और एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जैसी एजेंसी जो है इसके अंदर आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है, पहला तो है आर्टिकल 312। 312 आर्टिकल जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताता है।
ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या मतलब होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब एक ऐसी सर्विस जो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर हो, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर्व कर रही हो और स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्व कर रही हो, दोनों को सर्व कर रही हो बारी बारी से। तो इंडिया के अंदर अगर देखें तो इंडिया के अंदर कुल मिला के अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओके, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही सर्व करती है, लेकिन इसमें जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इनकी जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, और इनका जो रिक्रूटमेंट कराने का जो जिम्मेदारी दिया गया है कि इनका जो सिलेक्शन होगा वो यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, जिसका मेंशन आर्टिकल 312 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 315 है। आर्टिकल 315 क्या कहता है कि यूनियन और स्टेट के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो होगी, मतलब यूनियन की एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी जिसको हम यूपीएससी के नाम से जान सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट की भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी जिसको हम कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो ये दोनों क्या करेगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने रिक्रूटमेंट होते हैं, हाई पोस्ट हम कह सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ए सर्विसेज या फिर कुछ ग्रुप बी सर्विसेज, इनके अंदर रिक्रूटमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट की वो कराती है यूपीएससी। उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो करवाती है। तो आर्टिकल 315 के अंदर क्या है कि इनके बारे में दिया गया है कि इनका कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 320 में जो यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके फंक्शंस को बताया गया है कि ये फंक्शंस किस तरह से करेगी, ये काम किस तरह से करेगी। ओके, इनके क्या क्या काम होंगे, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट कराएगी, ये जो यूपीएससी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देगी, वो कंसल्टेशन देगी, वो उन्हें एडवाइस देगी। उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगी, वो रिक्रूटमेंट कराएगी। उनके थोड़े पावर्स फंक्शंस जो है वो आर्टिकल 320 के अंदर अच्छे से मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, पार्ट 14A जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ओके, तो 14A जो है वो ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताता है, जो ठीक है ये आर्टिकल 323A टू 323B के अंदर मेंशन है। तो ट्राइब्यूनल्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो एक तरह की जुडिशरी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये एक कोर्ट नहीं होते हैं। ट्राइब्यूनल्स स्पेशल पर्पस के द्वारा बनाए जाते हैं, एक स्टेचुरी बॉडी होती है, ठीक है, स्टेचुरी लॉ के अंदर जो है ये बनाए जाते हैं, उन्हें उसी के द्वारा पावर मिलती है और वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसे चाहे तो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट जो है वो इसे वो इसके काम को कम कर सकती है, तो ये टेम्पररी भी होते हैं, ठीक है। ये हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरह परमानेंट कैरेक्टर के ये नहीं होते हैं ट्राइब्यूनल्स। तो ट्राइब्यूनल का क्या काम है, वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल चीज़ों से रिलेटेड जो है वो फैसले सुनवाने के लिए, ताकि जो ट्रायल है वो काफ़ी स्पीडी हो सके। तो इसके अंदर जो पहला आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 323A। आर्टिकल 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बताता है। अभी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ट्राइब्यूनल, मतलब कि ये जो आर्टिकल है 323A ये कहता है कि अगर रिक्रूटमेंट होता है, किसी का अपॉइंटमेंट होता है किसी सर्विस में, या फिर कोई पर्सन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर वो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, सेंटर स्टेट या फिर लोकल बॉडीज़ के अंदर वो काम कर रहा है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, पार्लियामेंट एक ट्राइब्यूनल जो है वो क्रिएट कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिशमेंट करने का जो पावर दिया गया है वो जो है पार्लियामेंट को दिया गया है कि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड की, अगर मान लीजिए कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाएंगे, ठीक है। अगर एसएससी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम जो है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जो किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, तो हम वहाँ जा सकते हैं।
तो जो पावर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को बनाने की, वो दी गई है पार्लियामेंट को। तो उसी तरह पार्लियामेंट ने 2 ट्राइब्यूनल बनाए, ठीक है, एक सेंटर के लिए, एक स्टेट के लिए। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट सर्विस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो सॉल्व करता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसके अलावा स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी वो कर सकता है। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसको इस्टेब्लिश करने का पार्लियामेंट ने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। उसी तरह तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश भी किया एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ओके, एक और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट को वो सॉल्व करता है, ओके। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323B जो है वो ट्राइब्यूनल्स कहता है, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, कि रिक्रूटमेंट से अलावे जो अदर मैटर्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन के मैटर या फिर लैंड रिफॉर्म के मैटर या फिर फूड स्टफ के मैटर, ठीक है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज के मैटर, इन सारे मैटर्स पर भी ट्राइब्यूनल बना सकती है जो है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इन दोनों को ही पावर है कि वो और भी जो अदर मैटर्स हैं उन पर ट्राइब्यूनल जो है वो बना सकती है, ओके। अब आते हैं पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन को डिफाइन करता है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो है सारे प्रोविजंस की इंडिया में जो इलेक्शंस होंगे अलग अलग बॉडीज़ के, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, इनके जो इलेक्शन होते हैं उनके मैनर क्या होते हैं, इलेक्शन कौन करवाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। और ये आर्टिकल 324 टू 329A के अंदर जो है वो मेंशन्ड है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख सकते हैं, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन होगी, इलेक्शन कमीशन के अंदर ही सारी की सारी जो पावर है इलेक्शन के कंट्रोल से रिलेटेड, कि इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, इसका सुपरिंटेंडेंस कैसे होगा, डायरेक्शन क्या दिया जाएगा, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो सारा प्रोविज़न है, जो सारा पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाएगी, वो फ्री मैनर में कराएगी, ठीक है। तो जो सारा पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, ऐसा आर्टिकल 324 कहता है, ओके। अब देखते हैं पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो ये कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो है वो बनाता है, ओके। मतलब कुछ सर्टेन क्लासेस का क्या मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब हो गई, कुछ शेड्यूल कास्ट हो गई, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो इन सारे क्लासेस जो है जो कि थोड़े जो बैकवर्ड है, जिनको अपलिफ्ट करने का ज़रूरत है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो है वो पार्ट 16 में दिए गए हैं। ये आर्टिकल 330 टू 342 तक मेंशन किए गए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी को जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 330 के अंदर ही मेंशन है। उसके अलावा आर्टिकल 335 जो है वो ये कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सर्विसेज और पोस्ट होगी, ठीक है, उनमें भी एससी एसटी का क्लेम होगा, एससी एसटी को ही वहाँ पे क्या दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 335 में दिए गए हैं। उसके बाद हम पार्ट 17 की बात करते हैं। तो पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। इसमें ये बताया गया है कि यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है, ये कैसे जो है बनाया जा सकता है, ओके। तो ये आर्टिकल 343 टू 351 के अंदर मेंशन्ड है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होगी। तो इसमें ये बताया गया था स्टार्टिंग में कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होगी, लेकिन कुछ सालों के बाद इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक एक्ट पास करके इंग्लिश को भी हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रखा गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या काम होता है, ठीक है, हम देखें तो यूनियन अफेयर्स के जितने भी फंक्शन होते हैं, या फिर यूनियन और स्टेट जो है इन दोनों के बीच अगर कुछ काम हो रहे हैं तो वो एक लैंग्वेज के रूप में होता है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 2 लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम इंडिया की नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, तो इंडिया में मात्र 40% लोग ही हैं जो हिंदी भाषा का यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं। और इन 40% को अगर हम नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो अदर जो लैंग्वेज के लोग हैं वो काफ़ी डिसेंट हो जाएंगे, वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो नेशनल लैंग्वेज है वो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिससे सारे के सारे अफेयर्स वगैरह जो है वो चलते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों है। ओके, अब हम पार्ट 18 की बात करते हैं। तो पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और उससे रिलेटेड जो पावर जो है वो किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं सेंटर के। ठीक है, तो ये जो है वो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि आर्टिकल 352 टू 360 के अंदर है। ओके, तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी। मतलब क्या है कि अगर कोई वॉर की सिचुएशन डिक्लेयर हो गई, ठीक है, अगर हमारा कोई वॉर वाला सिचुएशन हो गया, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, बाहर से अगर कोई दबाव आ रहा है, ठीक है, बाहर से अगर युद्ध होने की कोई संभावना नज़र आ रही है, या फिर आर्म रिबेलियन हो जा रहा है, ठीक है, हमारे सैनिक ही जो है वो रिबेलियन पे उतर आ रहे हैं, विद्रोह पे उतर आ रहे हैं, तो इसे एक नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा गया है। मतलब एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो गई है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है कि कैसे नेशनल इमरजेंसी को जो है वो कैसे नेशनल इमरजेंसी को प्रोमलगेट किया जा सकता है, प्रोक्लेम किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर तरह का स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बना सकता है, हर तरह के डायरेक्शन जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल को डिफाइन करता है। ओके, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो फिर वहाँ पे ये सेंटर का कर्तव्य है कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दें। तो इससे क्या होगा कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मानने के लिए बाध्य होगी। तो ये काम किसको दिया गया है? सेंटर को दिया गया है। सेंटर को ये देखना है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार ही काम कर सके। तो आर्टिकल जो 356 है वो ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, वो लगाया जा सकता है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 360 हम देखते हैं। तो आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है कि अगर इंडिया के फाइनेंस को, इंडिया के क्रेडिट को अगर खतरा हो, अगर इंडिया में पैसे की दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे क्या कर सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैसे घटाए जा सकते हैं, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो जितने लोग हैं, ठीक है, उनके तनख्वाहें, उनकी सैलरी घटाई जा सकती हैं। उसके बाद जो सेंटर है वो स्टेट को फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों पर डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है। ओके, अब हम पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो पार्ट 19 जो है वो मिसलेनियस फैक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, मिसलेनियस का क्या मतलब है कि वैसे आर्टिकल्स जो कि और किसी पार्ट में ऐड नहीं किए जा सके, ओके, इनको मिसलेनियस के अंदर डाल दिया जाता है। ओके, तो मिसलेनियस के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 361 टू 367 के अंदर आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर स्टेट यूनियन के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, अगर उनको वो फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अगर डायरेक्शन देती है, कोई भी ऑर्डर देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन की गई है, ओके, और अगर स्टेट उन ऑर्डर को मानने से इनकार कर देती है, या फिर नहीं मान पाती है, या फिर उनका पालन नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये आर्टिकल 365 का कहता है। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसका पालन नहीं कर सकती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार से काम नहीं कर रही है, और आर्टिकल 356 यहाँ पे बीच में आएगा और प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अमेंडमेंट की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार होती है, ठीक है, जो अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर होता है वो कैसे होता है। ये पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 368। ओके, तो जो आर्टिकल 368 है
वो ये कहता है कि अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होगा। पहला चीज़, अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर जो है उसकी शुरुआत सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही की जा सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ओके, और किस तरह से अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर है वो बताया गया है। तो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करने के दो तरीके बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और स्पेशल मेजोरिटी उसके साथ साथ आधे स्टेट्स का जो है सहमति चाहिए। ठीक है, तो वैसे प्रोविज़न जो कि फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के रूल को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये फेडरल सिस्टम है, या फिर आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ इसके लिए आधे स्टेट की सहमति भी चाहिए होती है। ओके, अगर हम पार्ट 21 की बात करें तो पार्ट 21 में कुछ टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं। ठीक है, टेम्पररी का मतलब है वैसे प्रोविज़न जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए ही है, बाद में हटाया जा सकता है। ठीक है, ट्रांजिशनल का मतलब होता है ऐसे प्रोविज़न जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और स्पेशल प्रोविज़न जो है मतलब कुछ स्पेशल प्रोविज़न कुछ स्टेट से रिगार्डिंग जो है दिया गया है, कुछ स्टेट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, ये आर्टिकल 369 टू 392 तक मेंशन है। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम देख सकते हैं कोई है तो वो है आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रिगार्डिंग कुछ टेम्पररी प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से काम नहीं करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते हैं। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इसमें कुछ बातें जो है लिखी गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जब हमारे इंडिया में जो है एक्सेशन हुआ था, जब इंडिया में मिलाया गया था तो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसे मिलाया गया था। ओके, तो जब आप जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसे देखिएगा कि इसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से मेंशन किया गया था, तो वो काफ़ी ही यूनिक है, यूनिक तरीके से उसे ऐड किया गया था। और इसमें पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ऐसा कोई लॉ जो है वो डायरेक्टली बना सकती है। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास बहुत सारी पावर है। ठीक है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर ही अमेंड करती है। ओके, तो इससे रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 370 के अंदर जो है वो मेंशन किए गए हैं। ओके, उसके बाद हम आर्टिकल पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो पार्ट 22 में कुछ शॉर्ट टाइटल्स या फिर कुछ कमेंसमेंट का जिक्र मिलता है, और ये आर्टिकल 393 टू 395 तक मेंशन है। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना, और शॉर्ट टाइटल का मतलब देखिए क्या होता है। इसमें जो आर्टिकल 393 है ये कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल सिर्फ इसी को बताता है। और जो आर्टिकल 394 है वो ये कहता है कमेंसमेंट के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स कब किया जाएगा, इसे लागू कब किया जाएगा पूरी तरह से। तो उसकी जो डेट दी गई थी, ये दी गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, इस दिन ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, वो इन्फोर्स हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। ओके, तो टारगेट करते हैं कि 10,000 लाइक का यहाँ पे टारगेट करते हैं। अगर आपने 10,000 लाइक तक इसे पहुँचा दिया तो फिर मैं इस तरह की और सीरीज जो है वो ला सकूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है। ओके, तो 10,000 लाइक का जो है वो यहाँ पे टारगेट हम यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप इसे शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे क्या है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटी पे जो है एक वीडियो है जो कि आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। ओके, तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इसे 10,000 लाइक तक इसे अगर पहुँचा दिया तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस तरह के सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।